हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चैनल में। ठीक है ना। तो बच्चों, हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही है 6th क्लास की, और ज्योग्राफी ख़त्म कर चुके हैं, और साथ ही हमारी साइंस की क्लास चल रही है। तो आप उन वीडियो को जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटी की क्लास ला रहे हैं। ठीक है ना। पॉलिटी 6th क्लास की जो बुक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जिसमें हमारा पहला, इसमें 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, तो इसमें हम इसमें 4 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? 4 इकाइयाँ। इकाइयाँ कितनी हैं? 4, जिसमें हर एक में 2-2 चैप्टर हैं। तो कितने चैप्टर हो गए कुल टोटल? अपने हो गए 8 चैप्टर। ठीक है। तो देखते देखते हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, और बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, टेंशन फ्री होके। ठीक है ना। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर इसमें से, जैसे मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे आप, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ ऐसे आप भी मेहनत करोगे ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना। इससे आपको क्या समझ मिलेगी आगे चल के, आगे आने वाली क्लासों के लिए समझ मिलेगी थोड़ी बहुत। तो उससे क्या आप आसानी से इसको समझ पाओगे। बस आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है ना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं फिर आगे। देखो, इकाई फर्स्ट है। इसमें इकाई फर्स्ट में कितने 2 चैप्टर हैं। कौन कौन से? एक तो है विविधता, और एक कौन से? विविधता की समझ में भेदभाव। ठीक है ना। 2 चैप्टर हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर इसको पढ़ रहे हैं, विविधता के। ठीक है ना। तो देखते हैं अपन। देखो, ये अपना पहला चैप्टर विविधता। आप जानोगे कि विविधता क्या होती है। ठीक है। भैया, अपने चैप्टर के जो शीर्षक है उसका नाम क्या है? विविधता। तो अपन को जानना पड़ेगा विविधता है क्या। जैसे आपने देखा है कि कोई, अपने जो भारत देश है उसमें क्या है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं, अलग अलग पहनावा पहनते हैं। ठीक है ना। अलग अलग बोलियाँ बोलते हैं। ठीक है। जैसे हरियाणा की हरियाणवी बोली बोलते हैं वो। ठीक है ना। महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, ऐसे राजस्थान में मारवाड़ी बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्या अलग अलग तरह के भाषा बोलते हैं। तो विविधता क्या है? विविधता है मानव का मानव के सॉरी, थोड़ा सा वैसे लिख देता हूँ इसको मैं। विविधता है मानवीय समाज के अंदर विभिन्न विभिन्न, जो अपना जो समाज है ना, अपने समाज में क्या है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है ना। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है। और अलग अलग भाषा बोलते हैं। ठीक है। फिर है अलग पहनावा, उनका पहनावा अलग है। तो इसी के आधार पर हम क्या है, जो मानव के जो विभिन्न रूप हैं। ठीक है ना। मानव तो एक ही है, पर वो क्या है, विभिन्न विभिन्न रूपों में बटा हुआ है। कोई अपना धर्म अपनाता है, कोई अपनी भाषा अलग बोलता है, कोई अपनी पहनावा अलग होता है उसका। ऐसे करके विविधता है। तो भारत में क्या है, इतनी विविधता होने के बाद भी क्या अपना एक रहते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं इसको, तो आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। देखो, यह है विविधता की समझ, अध्याय 1, विविधता की समझ। हम विविधता से कैसे समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अपनी कक्षा में चारों ओर तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी स्थिति है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? हाँ, बिल्कुल होते हैं, कई अपने जैसे दिखते हैं। हैं? दिखते हैं? क्या दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। भाई, आपका जैसा थोड़ी होगा कोई रूप, नहीं होगा ना। आप क्या वन पीस हो, ये ध्यान रखना। तो सब क्या है, सभी अलग अलग होते हैं। इस पार्ट में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। ठीक है ना। तो लोग होते हैं वो कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें भिन्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि जैसे भाषा के आधार पर होंगे, तो किसी की भाषा अलग होगी, किसी की भाषा अलग होगी, किसी का पहनावा अलग होगा, किसी का पहनावा अलग होगा। इस तरह से वे न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्रों से मतलब क्या है, आज जैसे कोई पर्वत में रहने वाला जो मानव है, जो कोई मान लो कि पर्वतों पर रह रहा है, तो उसका पहनावा अलग होगा, उसकी जो संस्कृति होगी वो अलग होगी। ठीक है ना। बजाय किसके, जो मैदानों में रहते हैं उसके। ठीक है ना। तो देखो, उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना। भाई, सबके त्यौहार भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, होते कि नहीं होते हैं?
बिल्कुल होते हैं, किसी के हो रहे, अपन हिंदू लोग होली मनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जो मुसलमान होते हैं वो ईद मनाते हैं, ठीक है ना। ईसाई होते हैं वो क्रिसमस डे मनाते हैं, बनाते नहीं मनाते हैं। फिर भी हम इतनी भिन्न, भारत में इतनी विभिन्नता होने के बाद भी भारत क्या है, एक है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं विविधता में एकता। ये लाइन आपने सुनी होगी कि विविधता में एकता, जो इसी के कारण है वो। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये भिन्नताएं क्या करती हैं, रोचक और समृद्ध बनाती हैं, क्योंकि हम इन विभिन्न भिन्न लोगों के बारे में जानना सीखते हैं, ठीक है। उनके खान पान के बारे में सीखते हैं, उनके पहनावे के बारे में सीखते हैं। जैसे मान लो कि कोई मान लो उत्तर भारत में रहता है और उसको इडली कहाँ बनती है, इडली नीचे के दक्षिण भारत में बनती है, उनका खान पान अलग है, पर फिर भी क्या करते हैं अपन, इडली को खाते हैं। उत्तर भारत के लोग भी इडली खाते हैं, तो कैसा हो गया, एक तरह रोचक हो गया ना भाई। अपन एक ही खाना खाते रहेंगे, जैसे राजस्थानी कोई लोग हैं तो वो दाल चूरमा बाटी खाते रहेंगे क्या, नहीं खाएंगे बिल्कुल भी भाई। एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, और क्या फिर धीरे धीरे क्या आप उस खाने से बोर हो जाओगे, होंगे कि नहीं होंगे, हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, ये अपन अलग अलग खान पीन चलता रहता है ना, तो इससे क्या रोचकता बनी रहती है, ठीक है। तो इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है, ठीक है ना। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना भाई, भारत इतनी विविधताओं का देश कैसे बना भाई, ऐसे बना कि यहाँ पे क्या है, भारत मतलब एक आश्रय स्थल ही है सभी धर्मों का। कोई भी धर्म आता है तो उसको क्या रोकते टोकते नहीं है अपन बिल्कुल ही, ठीक है ना। भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है वो भारत, इसलिए, ठीक है ना। तो क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं, ये पूछ रहा है, क्या सभी तरह की जो भिन्नताएं वो विविधता का ही भाग होती हैं। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम पाठ को पढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन पूछा है ना इसने, इसका अपन आंसर ढूंढते हैं, ठीक है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य चित्रों जैसा ही है, बिल्कुल नहीं है। देखो ये 3 लड़कों ने कुछ चित्र बनाए, लेकिन इसने क्या है, एक लड़की बनाई है, किसी लड़के ने एक लड़की बनाई है, किसी ने जोकर बना दिया है, किसी ने ऐसे देखो ये किसी ने औरत बनाई है, इसने लड़की बना दी, और किसी ने जोकर बना दिया। सबके चित्र कैसे कैसे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो सबका क्या अपना अपना एक तरीका होता है। कैसे होता है, लड़कियां होती हैं, आपको देखना तो लड़कियां होंगी ना, वो क्या करेंगी, ऐसे जैसे कोई ड्राइंग करी, जैसे चित्र बनाया कुछ, तो ऐसे बेल बूटे से बना देंगी, उसमें फूल पत्तियां लगा देंगी। लगाती कि नहीं लगाती, बिल्कुल लगाती है, ठीक है ना। तो उसी की बात कर रहा है कि भाई सबका तरीका क्या है, अपना अलग अलग होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, रंग, खान पान आदि में सब में भिन्नता होती है, ठीक है। इन सब में अपनी भिन्नता होती है। देखो ये क्या बोल रहा है, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। ये आपको अपनी जानकारी देनी है इसमें। बाहर जाते समय मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ, आप बोलना। कोई लड़कियाँ बोल सकती हैं तो वो मतलब जीन्स टी शर्ट बोल सकती हैं, ठीक है ना। लड़के शर्ट बोल सकते हैं, पैंट शर्ट बोल सकते हैं। मैं घर में कम बात करती हूँ, मैं घर में बात करती हूँ कैसी, ज़्यादा या कम। लड़कियाँ होंगी ना वो तो हमेशा ज़्यादा बात करेंगी, ठीक है ना, उनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। लड़के थोड़ा शाई रहते हैं, बिल्कुल मतलब शर्मीले होते हैं, वो नहीं बात करते इतना किसी से भी। मेरा पसंदीदा खेल कौन सा है, किसी का सबका खेल अलग अलग होगा। मुझे के बारे में किताब पढ़ना पसंद है, मुझे मतलब किसी को हिस्ट्री की किताब पढ़ना पसंद है, और किसी को ज्योग्राफी की किताब पढ़ना पसंद है। पर मुझे लगता है आप सभी को क्या है, NCERT लाइन टू लाइन से पढ़ना पसंद है, ठीक है, तभी आप यहाँ पर हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है यहाँ से। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो क्या सभी के जो जवाब होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है ना। शायद किसी के 2 जवाब एक जैसे हो सकते हैं, पर तीसरा जवाब हमेशा भिन्न होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है
जिसकी सूची आपकी सूची से हुबहू मिलती है, शायद नहीं हो, ठीक है ना। 2-3 सूची मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना, पर सारी की सारी जो खूबियाँ हैं वो किसी मतलब एक समान नहीं हो सकती किसी में भी, ठीक है ना। किसी का रंग रूप अलग होगा, किसी को हिस्ट्री पढ़ना पसंद है तो किसी को पॉलिटिक्स पढ़ना पसंद है, किसी को ज्योग्राफी पढ़ना पसंद है, ठीक है ना। कोई कम बात करता है, कोई ज़्यादा बात करता है, तो ऐसे, ठीक है ना। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे, बिल्कुल है। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं, ठीक है ना। भाई कोई भाषा अलग बोलता होगा, कोई कोई मतलब जो मराठी वाला बच्चा होगा तो मराठी ज़्यादा बोलेगा, ठीक है ना। तो कोई राजस्थानी वाला होगा तो राजस्थानी बोलेगा, ठीक है। हरियाणा वाला होगा तो हरियाणवी बोलेगा, ऐसे। तमिल वाला होगा तो तमिल बोलेगा वो, ठीक है। तो सब अपनी अपनी भाषाएं अलग अलग होती हैं। इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं, ठीक है ना, और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। दोस्ती करना, भाई दोस्त तो सबके होते ही नहीं होते हैं। चलो देखते हैं दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें, ठीक है। कोई मतलब दोस्ती करना आपको मतलब कैसे दोस्त आपको पसंद है? जो आपकी वाइब से वाइब रखते हो। वाइब भी होती है कि जैसे आपको पसंद है, क्या वो दूसरा लड़का भी वो चीज़ पसंद करता है ना, तो आपकी दोस्ती क्या बिल्कुल टकाटक बैठेगी। बैठती नहीं बैठती? बिल्कुल बैठती है दोस्ती। पर क्या हो, क्या अगर दोनों के भिन्न भिन्न हो तब उनमें दोस्ती गहरी होगी कि नहीं होगी? बहुत गहरी होगी, ठीक है ना। थोड़ा टकराव हो सकते हैं पर गहरी होगी। तो देखते हैं इसको। इनकी कहानी बताई ना, इसके आधार पर आपको दोस्ती करनी है, ठीक है ना। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। जब मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता तो वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों से चिल्लाकर सुनाता रहता है। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो उसका मतलब क्या है? वो क्या बेचता था? मतलब वो क्या लड़का मान लो कि ये मतलब महाराष्ट्र में रहता है, ठीक है, महाराष्ट्र में रहता है। महाराष्ट्र में क्या मराठी बोलते हैं, ठीक है लोग। अब क्या है कि वो लड़का है वो हिंदी अंग्रेजी का अखबार चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से कर रहा था कि अखबार ले लो, अखबार ले लो, अखबार ले लो, अखबार ले लो। तो क्या है, किसी को वहाँ पे हिंदी आती नहीं है, ठीक है ना। आती तो है वैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हिंदी मतलब आती नहीं है, वहाँ पे सब मराठी बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि अखबार ले लो, अखबार ले लो। पर एक लड़का ऐसा था जिसको हिंदी आती थी वहाँ पर, ठीक है ना। तो उसने उससे पूछा कि भैया एक हिंदी का अखबार देना। तो वो जो बेचने वाला लड़का है वो एकदम से कहने लगा, भैया आपको हिंदी आती है? तो वो आश्चर्य देखने गया। फिर दूसरे लड़के ने बोला, बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। जो पैसे देकर कहा, हाँ भाई बिल्कुल आती है मुझे हिंदी। क्यों, तुमने क्या सोचा? फिर वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। मतलब देखना ये विविधता है कि नहीं है? विविधता है कि मान लो कि हिंदी के साथ साथ उसे अंग्रेजी भी आता है, अंग्रेजी भी आती है, ठीक है ना। ये विविधता है। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं ना, तो हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री हैं, इंग्लिश भी होती है, संस्कृत भी होती कि नहीं होती? तो इसके साथ साथ क्या हम ये सब सब्जेक्ट होती हैं आपके पास, तो आप क्या इनसे सीख सकते हो। इसलिए बच्चों को इतनी सारी सब्जेक्ट दी जाती हैं कि एक भाषा का ज्ञान हो, सभी भाषाओं का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो। सब्जेक्ट उसने पूछा, उस लड़के ने पूछा सब्जेक्ट। हाँ, अब तो कभी स्कूल नहीं गया, उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। भाई वो लड़का जो बेच रहा था ना अखबार, अखबार ले लो, अखबार ले लो, तो
अखबार बेच रहा था, वो तो कभी स्कूल गया नहीं, तो उसको क्या पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। ठीक है, अब भैया वो चले गया, वो अखबार लेके, और ऐसे सोच सोच के कि भाई क्या ही समझाऊं उस लड़के को, सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं, कुछ नहीं पता उसको, बस वो तो अखबार बेच रहा है, हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश इंग्लिश, ना तो वो कभी स्कूल गया ना कभी। और आप रोज ना स्कूल जाना, ठीक है ना, आप स्कूल जाना और सरकारी स्कूल में पढ़ना। सरकारी स्कूल में आपको बेहतर पढ़ाई कराएंगे सब टीचर, बहुत मेहनत कराते हैं, ठीक है ना। प्राइवेटों के चक्करों में मत रहना बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगले दिन वह फिर से वहां पर था, वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, ठीक है ना, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब फिर से बोला, फिर दूसरे दिन आया वो लड़का, फिर वो वहीं खड़ा था, अखबार बेचने वाला लड़का, तो उससे बोल रहा है कि भैया आपका अखबार, हिंदी का अखबार ले लो। तो बोल रहा है, अब फिर बोल रहा है वो लड़का, अखबार बेचने वाला, कि भैया ये बताओ, कल आपने मुझसे सब्जेक्ट के बारे में बात की थी, ये बताओ सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो बता रहा है वो, अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था, ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, और जब वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट बोल रहे थे ना अपन, क्या है, कुछ वो हिंदी के वर्ड, हिंदी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, सभी बोलते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो कोई अनपढ़ आदमी हो, व्यक्ति हो, ठीक है ना, जैसे मान लो आपके माता पिता हैं कुछ अनपढ़, थोड़े मतलब पढ़े लिखे नहीं होते पहले के, ठीक है ना, तो अब तो सब पढ़े लिखे हैं। तो मान लो कोई अनपढ़ है, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि कुछ भी अंग्रेजी में बोल देते हैं, ठीक है ना, जैसे यूट्यूब बोल दिया उन्होंने, मान लो, ठीक है, उनको क्या पता यूट्यूब क्या है, उन्होंने इंग्लिश में बोल दिया कि यूट्यूब, ठीक है। तो ऐसे तो अजीब सा लगता है थोड़ा, वो क्या जानते हैं, अब तो सब पढ़े लिखे हैं तो सब जानते हैं, ठीक है ना। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो। फिर वो बोला, कभी नहीं। वो लड़का बोला, कभी नहीं, मैं तो स्कूल भाई, वो लड़का बोलता है जो साइकिल पे था, वो बोलता है कि तुम कभी स्कूल गए हो। तो अखबार बेचने वाला बोलता है कि भैया मैं कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गप से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी को बराबर अपने आप को नापा, ठीक है ना। अब वो कह रहा है, छोटा सा लड़का है, ठीक है ना, अब वो छोटा सा लड़का क्या है, वो साइकिल के सीट के बराबर था, वो कह रहा है कि आपकी सीट के बराबर था ना मैं, जब से क्या है, जब से मैं अखबार बेच रहा हूँ, तो मैं क्या स्कूल गया ही नहीं कभी भी। क्यों नहीं गया स्कूल, क्या मजबूरी थी, ये देखो मजबूरी बता रहा है वो। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। फिर बोलता है कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ। ये तो पीछे से बोला कि भैया मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो बाकी से ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया, बस इतने सुना दिया कि भैया मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरठ कहाँ पे है, दिल्ली का। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। फिर अगले दिन मिला वो उसी बत्ती पर, फिर उसने बताया कि भैया मेरा नाम क्या है, समीर है। और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, भैया आपका नाम क्या है। तो साइकिल वाला भैया है, उसने बताया आपका नाम। यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी, मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, देखो। जो साइकिल, जो अखबार बेचने वाला था उसका नाम भी समीर था, और जो साइकिल चला रहा था ना उसका नाम भी समीर समीर है। मैंने, उसने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी, बिल्कुल चमकी भाई। जो आपने वही मन बताया था ना, पहले बताया था कि जो आपके जैसे होते हैं ना थोड़े बहुत, कि थोड़े बहुत आपकी ऐसी खूबियाँ रखते हैं, तो आप क्या है उनसे दोस्ती करना पसंद करते हो, जल्दी दोस्ती हो जाती है उनसे, ठीक है ना। मान लो कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से आसानी से दोस्ती नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि भाई वो उतना खुल के बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। लड़के लड़कों में खुल के बात कर पाएंगे और लड़कियां लड़कियों में, ठीक है ना, ऐसे। तो हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए
कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? तो साइकिल वाला लड़का ना उसने पूछा कि बताओ समीर का अर्थ क्या है? हनुमान। समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन होते हैं? हनुमान। जय बजरंग बली, ठीक है ना, तोड़ दे दुश्मन की नली। तो देखो, तो अब से आप समीर एक और मैं समीर, दो समीर हो गए, एक तो आप समीर हो गए और एक मैं समीर हो गया। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया, अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर दो। उसका हाथ छोटा सा था, छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। वह गर्माहट क्यों? क्योंकि भैया वो बहुत मेहनत कर रहा था वो लड़का। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। भाई पहले जो मुस्कुरा के बोल रहा था ना, अब क्या है वो उदास बैठा हुआ है, ठीक है। तो मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा, ठीक है ना, जो अखबार बेचने वाला लड़का है उसने क्या भैया, जो परेशान बैठा था वो अखबार बेचने वाला लड़का, तो साइकिल वाला लड़का आता है समीर, तो वो कहता है भाई आप ऐसे मुस्कुरा नहीं दे रहे हो, क्या बात है, क्यों सैड हो, क्यों दुखी हो? तो उसने कहा कि भैया वो मेरठ में ने क्या बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। अब क्या गड़बड़ होगी, देखो वहाँ क्या हो गया मेरठ में, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे, है ना। अब ये आपको जानना है कि ये सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको आपको बताता हूँ, थोड़ा सा देखो। ऐसा करते हैं कि एक होता है, जैसे आप दो धर्म लीजिए, दो धर्म को लीजिए, कौन कौन से, एक लीजिए हिंदू धर्म का और एक लिए मुसलमान इस्लाम धर्म का, जो मुसलमान होते हैं उस धर्म का। तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, एक दूसरे की अपनी प्रशंसा करेंगे, ठीक है। अपने धर्म की जो हिंदू होगा, जो पंडित होंगे वो अपने धर्म की प्रशंसा करेंगे, और जो मुसलमान होंगे वो अपने धर्म की प्रशंसा करेंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब दोनों दोनों अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा आगे चल के कि जो हिंदू जो पंडित होंगे, ये क्या है, दोनों धर्म के लोग हैं, ठीक है ना, ये दोनों धर्म के लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के धर्म के बारे में बुराई करने लगेंगे, ठीक है ना। तो बुराई करने लगेंगे तो क्या होगा कि दंगे भड़केंगे। उसको बोला कि तेरा धर्म ऐसे खराब है, तो दूसरा बोला तेरा धर्म ऐसे खराब है, ठीक है ना, एक दूसरे की बुराई निकालेंगे। तो ऐसे एक दूसरे की जब बुराई निकालते हैं तो क्या होता है, तो दंगे होते हैं कि नहीं होते, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इन्हीं झगड़ों जो धर्म के आधार पर होते हैं ना, जो दंगे होते हैं उनको बोलते हैं सांप्रदायिक दंगे, ठीक है। इस समझ में आ गया सांप्रदायिक क्या होता है, जो धर्म के आधार पर जो दंगे होते हैं ना, कि एक दूसरे के धर्म की बुराई करते हैं तब बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्म क्या है, एक समान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सब अपन को सभी धर्मों को मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही धर्म को बढ़ावा, ठीक है आपकी बात है, आप अपने अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं कि आप दूसरे के धर्म को मतलब बुराई करो, ये नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ठीक है ना। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूं, वह बोल पड़ा। क्या बोला कि मैं मुस्लिम समीर हूं। अब देखो, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर गई, ठीक है ना, जो लड़का अखबार बेचने वाला था वो क्या है, कह रहा था कि भाई मैं मुस्लिम समीर हूँ, ठीक है ना, और सब जो मेरा परिवार, सारा परिवार है वो कहाँ पर है, वो मेरठ में। अब वहाँ पे क्या है, लड़ाई दंगे हुए, तो क्या है मेरे दिक्कत, वहाँ पे दिक्कत आ रही है, मेरा परिवार वहीं है सबके सब, ठीक है ना, किसी को कुछ हो नहीं जाए तो उसी की चिंता करके वो बैठा है। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई, ठीक है, क्यों नहीं उठाई, देखो। समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए, ठीक है? ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये आपको करनी है, ठीक है? अगर आप इस लाइन के जवाब दे दोगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने बिल्कुल ढंग से पढ़ा है इस चैप्टर को, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये क्या कह रही है, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए, ठीक है ना। समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए। समीर एक बोल देना, जो पहला समीर अखबार बेचने वाला है वो क्या करता है काम,
वो अखबार बेचता है, और दूसरा क्या है, काम करने जाता है। ठीक है, अब दूसरा अंतर क्या हो गया, वो अनपढ़ है, वो क्या है, पढ़ा लिखा है। ठीक है, तीसरा अंतर क्या है कि एक तो मतलब मुसलमान है और एक कैसा है, हिंदू है। ठीक है, तीन अंतर हो गए। तो इन तरह की भिन्नता में तीन भिन्नताएं इसमें, ठीक है ना, इन तीनों में क्या है, तीन भिन्नताएं, और तीनों भिन्नताओं के बावजूद भी क्या ये दोस्त बन पाएंगे, देखो आगे क्या होता है, बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं दोस्त। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, जो अखबार बेचने वाला लड़का था ना, वो चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह वहां दिखा और न आगे फिर कभी, फिर वो क्या कभी नहीं दिखा। देखो ये नाम समीर है, ये अखबार बेच रहा है। ठीक है ना, अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर तो आखिर कहाँ गया। ठीक है ना भाई, जो ये लड़का था भाई, अब सोचने लगा है कि ऐसा कोई भी अखबार नहीं है जो मेरा समीर है उसकी कोई बात मुझे बता सके कि क्या हुआ उसके साथ आगे चलकर। ठीक है ना, तो क्या उसमें जो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति था, समीर था, वो क्या सोचने लगा कि यार मेरा वैसे दोस्त कहाँ गया है यार। ठीक है ना, मिल ही नहीं रहा, आपसे कई दिन हो गए उससे बात किए हुए। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वही समीर दो हिंदी बोलता था, एक अंतर ये हो गया। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। ठीक है ना, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। ठीक है? समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग थी, ये दूसरा अंतर हो गया इसमें। ठीक है ना, पहला अंतर क्या हो गया कि एक हिंदी बोलता था और एक क्या अंग्रेजी बोलता था। एक जो उनकी पहला समीर था उसकी क्या धर्म, एक मुसलमान था और दूसरा हिंदू था, और दोनों की भाषाएं भी अलग अलग थी। ठीक है, जहाँ समीर एक हिंदू है वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मतलब इतनी विविधता होने के बाद भी ये बात क्या, एकता में जो विविधता में एकता का जो नारा है ना, ये क्यों फेमस है। ठीक है, क्योंकि क्या है, हम क्या प्रयास करते हैं, किसका प्रयास करते हैं, दोस्ती करने का। ठीक है ना, मतलब कोई भी हो, चाहे कोई भी ऐसा हो, उसका हम अपने दिल से स्वागत करते हैं। ठीक है ना, उसका ना बुराई करते हैं ना कुछ भी करते हैं। ठीक है ना, उसको अपना दिल से अपन दोस्त बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, ये भारत देश में अपने खून में है ये, बिल्कुल ये बातें। ठीक है, तो अपन को क्या है, प्रयास करना चाहिए, कैसे भी भिन्नता होने के बाद भी अपन को क्या है, प्रयास करने चाहिए। ठीक है ना, जैसे आप प्रयास करते हो इडली खाने का, करते भी नहीं करते हो भाई, आप दाल चूरमा बाटी से जब उब जाते हो तो क्या खाने का प्रयास करते हो, इडली का। ठीक है, ऐसी अलग अलग वैरायटी खानों की वैरायटी उसको खाने का करते हो। ऐसे ही देखो, खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये विविधता के पहलू हैं। अब विविधता के पहलू क्या क्या हो गए, पहनावा हो गया, खान पान हो गया, धर्म हो गया, भाषा हो गई, ये सभी क्या है, भिन्नताएं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं। कैसे अलग हैं, तो थोड़ा सा ये लिख रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है समीर एक और समीर दो मनाते हो। समीर एक कौन कैसा है, हिंदू है तो हिंदू क्या मनाएगा, होली, दीपावली, ये सब चीज़ें मनाएगा वो त्यौहार। समीर दो मुसलमान है, वो क्या मनाएगा, वो ईद मनाएगा, मुहर्रम मनाएगा, रमजान मनाएगा। ठीक है ना, ये सब बनाएगा। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो, इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं जो बिल्कुल आपसे अलग हैं, जाति, धर्म, पहनावा सबसे अलग हैं, तो आप जो जैसे भी आपने दोस्ती करी उसका आप वर्णन कीजिए। ठीक है ना, आपको कहानी बतानी है। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। बिल्कुल, समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला, जो समीर दो था उसको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, है ना, इसलिए तो वो अखबार बेचता था। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन
घर कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो गरीब लोग होते हैं ना, वो क्या है, जो शिक्षा है ना उसको भी मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपको कोई भी गरीब मिले, ठीक है ना, कोई भी गरीब मिले, बस आपको क्या है, शिक्षा दिलानी है। उसको कैसे दिलानी है, आप सरकारी स्कूल में जाइए, आप बिना एक सरकारी स्कूल में आपको 1 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है ना, आपके दाखिले के लिए। ठीक है ना। वहाँ पे आपको अच्छी से शिक्षा दी जाएगी बिल्कुल। तो प्लीज़ कृपया करके सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं और आप खुद भी पढ़ें। ठीक है ना। क्योंकि मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ और मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि क्या फ़र्क है। ठीक है ना। कुछ फ़र्क नहीं है, सरकारी स्कूलें बहुत अच्छी होती हैं, बस आप में हुनर होना चाहिए, पढ़ने की ललक होनी चाहिए। तो देखिए आगे, अब यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ठीक है, कैसे पढ़ा पहले, यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। ठीक है ना। एक तो विविधता पहनावे से, ये तो एक तो विविधता ऐसी हो गई, खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि, ये क्या है, विविधता के पहले। एक तो ये जो फ़र्क है ये किया है, और ये दूसरा फ़र्क कैसा है, ये गैर बराबरी का है। गैर बराबरी का मतलब आय में असमानता। जो आय होती है ना, कोई मतलब अमीर होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, और एक होता है गरीब जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो ये भी एक विविधता है। ठीक है ना। तो इस विविधता को अपन को जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। ठीक है ना। हालांकि ये बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती हैं ये विविधता, पर जितना हो सके उसको अपन को क्या है, कम करना चाहिए। अब ये बोल रहा है गैर बराबरी का मतलब, गैर बराबरी का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों के पास न अवसर हैं और न ही जमीन और या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। भाई किसी के पास जो अमीर है उसके पास क्या संसाधन बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है ना भाई, शिक्षा के लिए और खान पीन जैसा भी होगा उसके लिए वो सब अवसर उसके पास होंगे। वहीं एक गरीब बच्चा होगा तो क्या होगा, एक मतलब अपनी आज के मतलब वर्तमान की खाने के लिए पैसे नहीं जुटा पाएगा वो, तो वो क्या शिक्षा पढ़ेगा। जब तक पेट भूखा रहेगा तब तक कोई शिक्षा नहीं पा सकता है। तो सबसे पहले पेट पेट है ना उसको भरो। तो कहाँ मिलेगा पेट भरने के लिए, अन्नपूर्णा योजना है वहाँ पे। ठीक है ना। सरकार ने अन्नपूर्णा योजना चला रखी है, मिड डे मील, तो सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील मिलता है, तो उसमें आप खाना खाइए पेट भर के, आप आसानी से खूब बढ़िया तरीके से पढ़िए। बस ये सभी चीज़ें ना ये सरकार इन्हीं से देख के लाती है, सभी योजनाएं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। अब देखो ये जो अमीरी गरीबी ना ये क्या है, विविधता का रूप नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन मिल गई। ठीक है ना। गैर बराबरी है ना, ये विविधता का रूप नहीं है, विविधता नहीं है, ये क्या है, मतलब अपन ने क्या है, असमानता है, इसको क्या बोलते हैं, असमानता। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता है, यानी गैर बराबरी। क्या ये, गैर बराबरी। तो आपसे कोई ये पूछे कि जो गैर बराबरी है क्या ये विविधता का रूप है, अमीरी गरीबी विविधता का रूप है, आप बोलोगे नहीं, ये विविधता का रूप नहीं है, ये क्या है, असमानता है या गैर बराबरी है। आपसे पूछेगा कि बताओ कि भाई जो विविधता का जो इनमें से निम्न में से कौन सा विविधता का पहलू नहीं है, तो आप किसका उत्तर लगाओगे, असमानता का। ठीक है ना। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जैसे जाति व्यवस्था ना, कोई राजपूत बनता है, ठीक है ना, कोई ब्राह्मण बनता है, कोई शूद्र बनता है, कोई वैश्य बनता है नहीं बनता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, असमानता है। ठीक है ना। तो ये किसका है, ये जाति व्यवस्था है। ठीक है ना। तो ये क्या, असमानता का ही एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में क्या होता है, जो जाति व्यवस्था है इसमें क्या होता है कि समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं फिर उसे बदल नहीं सकते थे। जैसे मान लो कि कोई नाई का लड़का है, ठीक है ना, कोई नाई का लड़का है, नाई की जाति में पैदा हो गया, तो वो क्या होगा कि वो आगे चल के क्या करता था, वो नाई बनता था। ठीक है ना। पर आजकल क्या है, ऐसा नहीं है, पहले के ज़माने में था ऐसे बिल्कुल। ठीक है। पर आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है ना। राजा वही बनेगा जो मेहनत करेगा। ठीक है। तो आप भी मेहनत करें और राजा बने। उदाहरण के लिए देखो ये क्या कह रहा है,
उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार की होती और आप बस वहीं बन सकती थी। क्या है? आप अगर कुम्हार में, जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार कौन होते हैं? जो बर्तन बनाते हैं, जो मटकी मटकी बनाते हैं, उन्हें कहते हैं कुम्हार। उनमें क्या है, जो भी मतलब आप उस जाति में अगर पैदा हो गई तो क्या आप भी क्या है कुछ और काम नहीं कर सकती थी। क्या करोगे? आप वही काम करोगे जो आपके पिताजी करते थे। ठीक है ना? तो ये ऊपर एक कुछ रह गया था अपना, इसको भी पढ़ लेते हैं। समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? ये पता लग गया आपको क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक है ना? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? बिल्कुल जा पाता। क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? तो इस पर चर्चा करें। तो इस पर आपको चर्चा करनी होगी। ये चर्चा का विषय है, ये चर्चा का विषय है, बिल्कुल है ये विषय। इसलिए सरकार भी बिल्कुल अपने जोर से पूरी प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं, जिससे क्या उनको मतलब जो पैसे का दिक्कत है ना वो नहीं हो। तो देखिए आगे चल देखते हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। भाई जो आप पेशा था ना, पेशा उसे कहते हैं। जैसे कुम्हार है तो वो क्या करेगा? मटकी बनाने का काम करेगा। ठीक है ना? तो वो क्या है? उनका पेशा है। तो अगर जो कुम्हार है वो क्या नाई नहीं बन सकता। ठीक है ना? और कुम्हार क्या पंडित भी नहीं बन सकता। वो क्या बनेगा? कुम्हार ही बनेगा। तो ऐसे वो क्या पेशा भी नहीं बदल सकते। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। पहले के ज़माने की बातें हैं। इससे क्या है? गैर बराबरी पैदा हुई। इससे क्या हुई? गैर बराबरी थी। गैर बराबरी आपसे पूछे जो असमानता है ना, ये क्यों पैदा हुई? असमानताएं कि कोई अमीर कितना अमीर है, कोई इतना गरीब क्यों है, ये असमानता कैसे पैदा हुई? ठीक है ना? वो आप बोलना कि जो पहले ज़माने में ना जाति व्यवस्था थी, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, एक ही जाति के लोग मतलब एक जिस जाति में आपको पैदा हो गए थे तो उसी जाति में आपको काम करना पड़ता था। तो उससे क्या हुआ? जो दूसरी जातियों का ज्ञान है ना उसको वो नहीं मिल पाया। ठीक है? इससे क्या हुआ कि वो जो जिसके पास ज्ञान होगा, अच्छा ज्ञान होगा, वो तो ऊपर उठ जाएगा, और जिसके पास ज्ञान ही नहीं होगा वो तो भाई नीचे दबता ही चल जाएगा ना। बिल्कुल यही बात है। तो इसलिए क्या है, वो शिक्षा वही है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना बढ़ेगा। ठीक है ना? तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बस इसलिए कैसे करके आप पढ़िए बस। ठीक है ना? आप इसके बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है ना? गैर बराबरी के बारे में पढ़ना है अपन को अगले पाठ में। ठीक। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? ठीक है ना? जैसे ऊपर की लाइन में अपन ने पढ़ा था कि विविधता क्या रोचकता बनाती है और समृद्ध बनाती है। और कैसे बनाती है? अब देखो वही समीर एक है, समीर एक और समीर दो दोस्त बने। ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी, बिल्कुल होंगी, जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। जैसे कोई ये होता है ना, जैसे हमारे क्या है, मेरे पास क्या है, बिहारियों के बच्चे हैं, बिहार से आने वाले बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना? तो उनकी क्या है, भाषा मुझे आती है थोड़ी बहुत। ठीक है ना? क्यों आती है? क्योंकि वो मेरे संग रहे, मैंने उनको दोस्त बनाया, है उन्होंने मुझे दोस्त बनाया। तो वो क्या है, मेरी भाषा ही बोलते हैं कुछ और वो मैं उनकी भाषा ही बोलता हूँ कुछ। ठीक है ना? ऐसे मेरे राजस्थानी भी दोस्त हैं, हरियाणवी कुछ लोग दोस्त हैं, ऐसे बहुत से दोस्त हैं मेरे, तो मैं उनकी भाषा भी थोड़ी बहुत जान पाता हूँ। सूची बनाएं कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाएं। भाई ये तो आपका फेवरेट हुआ बिल्कुल। ठीक है ना? ये काम तो आपका फेवरेट हुआ। भाई ये बस ये काम गलत कर दिया सूची बनाने का। सूची नहीं बनाएंगे, हम खा के बताएंगे। तो आप अलग खाना खाना, जैसे आप जाओगे, जैसे मैंने आपको इडली का उदाहरण दिया था, राजस्थान में जाओगे तो दाल चूरमा बाटी मिलेगी आपको खाने के लिए, और इधर के जाओगे यूपी में जाओगे तो दाल भात मिलेगी आपको, पश्चिम बंगाल में भी आपको चावल मिलेंगे। ठीक है ना? ऐसे तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग खाना है, और सबकी क्या है, अपनी अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानते हैं। वे तमिल के कुछ होते हैं, तमिल बोलते हैं। ठीक है ना? इट्टे जो राजस्थान में होते हैं वो इट्टे बिट्टे होते हैं, और जो हरियाणा में होते हैं कई शायद रे ऐसे बोलते हैं, मतलब उनकी क्या खड़ी बोली होती है थोड़ी सी। ठीक है ना? और जो यूपी के होते हैं वो बोलते हैं ये का हुआ, ई का होगो, ऐसे।
ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आपको शायद इस तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी, संभव है। आपको आपको खुद आपको खुद भी कहानी बनाना भी पसंद होगा। भाई ये तो फेवरेट काम था मेरा, कहानी बनाने का। कैसे कहानी बनाता? भाई मैं स्कूल में लेट लेट हो जाता था, तो क्या टीचर क्या है, सरकारी स्कूल में तो क्या है, मतलब लाइन से थोड़ा सा खड़ा कर देते थे हमें, ठीक है ना। तो बोलते कि लेट कैसे हो गया आप? तो मैं बोलता कि सर आज मैं पेट में दर्द हो गया, आज मेरी ऐसे कोई किस कभी कभी तो मैं क्या है इतना ऐसा लंबा बहाना बनाता था कि सफेद झूठ बोल देता था बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो ऐसे झूठ बोलता था मैं बहुत ज़्यादा, जो उससे क्या है कहानियाँ बनती हैं। तो आपने भी कोई ना कोई बहाना ज़रूर लगाया होगा, ठीक है ना, कहानी बनी होगी आपने भी। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, ठीक है ना। एक आप जो कहानी पढ़ते हो ना, परियों की कथा, देखो अलादीन की, ये अलादीन है, ठीक है, ये अलादीन है, ठीक है ना। ये इसकी कालीन है, कालीन, इसको कालीन बोलते हैं। ये क्या हवा में उड़ती है, ठीक है? तो इसको याद तक आती है अलादीन, जैस्मीन, सुना होगा आपने नाम। तो ये क्या है, जब भी आप अच्छी अच्छी कहानी पढ़ते हो तो आपको क्या है खुशी महसूस होती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोत, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। जैसे आपने कोई किताब कहानी लिखी, ठीक है ना, अकबर बीरबल की कहानी सुनी होगी आपने, अपनी किताबों में लिखी होगी, ठीक है ना। ऐसी कहानियाँ हैं। तो क्या इनको कहानियों को पढ़ने से क्या होता है, रोचकता मिलती है अपन को, मज़े आते हैं। मज़े आने के बाद क्या है, अपन को और भी ज़्यादा नए नए विचार आते हैं, फिर अपन भी नई नई कहानियाँ बनाते हैं, है ना। जैसे आपने कोई टीवी जैसे आप टीवी मूवी मूवी को देखते हैं, ठीक है ना। मूवी में जो हो रहा होता है वो क्या अपने रियल जीवन में भी अपन करने लगते हैं, ठीक है ना। पहले का हमारे टाइम पे थी तो एक मास पिक्चर थी नागार्जुन की, साउथ की। तो क्या पैर से क्या है वो धूल उठा देता था, एक पैर से पैर को घुमाता और धूल उठा देता और बोलता कि मैं हूँ मास, ठीक है ना, ऐसे। तो हम भी क्या है ऐसे ही करते थे, उसको पैर को उठाते पर हमारी धूल उठती नहीं थी। वो क्या मूवी है, कुछ भी बना देते हैं, तो क्या हम भी बनाने लग गए ये कामों को। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी, ठीक है ना। जैसे आप हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, मेरे साथ मैंने पढ़ा दिया है, तो उसमें देखना जो पहले के जो आदि मानव थे वो गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में क्या है वो चित्र बनाते थे, गुफाओं में चित्र बनाते थे। किसके चित्र बनाते थे? जानवरों के, ठीक है ना, जानवरों से युद्ध करने के चित्र बनाते थे ऐसे, ठीक है। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे, ठीक है? जैसे राजा रानी की कहानी आपकी दादी माँ आपको सुनाती होगी कि एक राजा था, एक रानी, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसे आपने कहानी सुनाई थी, ऐसे ही। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए थे, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। भाई आपने सुना होगा कि भाई ऐसे महाराणा प्रताप ऐसे ऐसे थे कि 80 किलो का भाला लेके चलते थे, ठीक है ना। और मतलब लंबा लंबा फेंकते थे अपन, तो ये ऐसा करता था, मैंने ऐसे कर दिया, मेरे जो पिताजी थे उन्होंने ऐसा कर दिया, लंबा लंबा फेंकते थे कि मेरे भैया ऐसे, मेरे भैया वो हैं, मेरे भैया डाउन है, ऐसे होते हैं ना कोई लड़के, वही चलती है अपने तो खूब होते हैं ऐसे लड़के। तो ये बता रहा है कि कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानियों सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कुआ, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे? तो ऐसी कहानियाँ कैसे लिख पाएंगे वो? तो इनसे संबंधित ही कहानियाँ, जैसे मान लो कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, ठीक है ना, एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको 2-3 महीने तक बंद रखा जाए, आपको वहीं सब खाना मिल जाए, क्या मिल जाए खाना मिल जाए, ठीक है ना, और लाल सफ़ेद कमरा हो बिल्कुल ऐसे, तो ये जो बताया गया ना ऐसी चीज़ हो, सब चीज़, तो आप क्या कहोगे
आप क्या करोगे, इस इन्हीं इन्हीं जो चीज़ है ना, इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द अपनी कहानियाँ बनोगे, ठीक है ना। जैसे अपन को बहाना लगाना होता है ना, तो अपन क्या करते हैं, अपन बहाना लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, सर में दर्द हो रहा है, ठीक है ना। और सर में दर्द क्यों होता है भाई, सर में दर्द होता है तो मान लो कि कोई भी ऐसा उपकरण अब तक पैदा नहीं हुआ कि सर के दर्द को नाप सके, ठीक है ना। अब पेट में दर्द होगा तो भैया इंजेक्शन लगा देंगे, गोली कर दे देंगे, फालतू का ही। आप तो बहाने लगाए थे और आपको सच सच में मिल गई। ऐसे ये अपन बहाना खूब लगाते हैं, तो क्या अपन कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं जो अपने आसपास के एरिया में होती हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इसी जगह पर रहती हैं, ऐसी जगह कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। जो ये कहानी ये बताए थे ना, तो इसके ऊपर आपको एक कहानी लिखनी है, इन्हीं जगहों, इन्हीं शब्दों को क्या आपको चयन करना है, इन्हीं शब्दों को आपको चुनना है। क्या आप सोच सकते हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह पे सबसे ज़्यादा खलेगी, ठीक है। अगर आपको मान लो ये चीज़ मिले, बस ये सभी चीज़ मिले, आपको खाने में हमेशा आलू मिले, सुबह आलू मिले, दोपहर में आलू मिले और शाम को आलू मिले। जैसे आप मान लो घर पे गए तो आपने बोला मम्मी से, मम्मी क्या बनाया, तो मम्मी ने आलू बनाए। फिर दोपहर में बोले आप, मम्मी क्या बनाया खाने में, तो आप मम्मी ने बोला आलू बनाया। फिर शाम को भी आज फिर मम्मी से पूछा आपने क्या बनाया मम्मी, तो मम्मी ने बोला आलू बनाया। तो ऐसे ही दूसरे दिन होता है, तो आप कहोगे क्या आलू ही आलू है क्या, कुछ और नहीं बना सकते हो? तो मैं तो धाप गया, मैं तो नहीं खाऊंगा अब आलू, बोलते हो नहीं बोलते, मुझको पसंद नहीं है आलू। तो क्या करते हैं, इसमें रोचकता नहीं आती है। जब भिन्नताएं होती है ना, तो इसमें क्या है, रोचकता होती है कि आपको कभी मान लो आज तो पिज्ज़ा मिले आपको, फिर बर्गर मिले, फिर आपको क्या मिलेगा, शाम के टाइम में डिनर ये वाले, ऐसे मस्त बिल्कुल, ठीक है ना। अलग अलग खेलने के लिए वीडियो गेम मिले, ठीक है ना, शाम सीढ़ी के अलावा वीडियो गेम सब चीज़ मिले आपको खेलने के लिए। खेल के साथ में आपको पढ़ना भी चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो भारत में विविधता, अब ये बता रहा है कि जो आपने ये ऊपर चैप्टर पढ़ा था ना विविधता, अब ये क्या है भारत में भी देखो कि भारत में कैसे विविधता है। भारत विविधताओं का देश है। आप देखो वो आपके हर एक जब भी आप 3 किलोमीटर जाओगे, कहीं भी आप जाओ 3 किलोमीटर, तो देखना वहाँ का पहनावा बदल जाएगा, वहाँ की भाषा बदल जाएगी, ठीक ना। भाषा, पहनावा सब कुछ बदल जाएगा वहाँ पे 3 किलोमीटर से ही। तो देखो कितनी विभिन्नताएं हैं। तो भारत क्या है, 1,00,000 वर्ग किलोमीटर का देश है, ठीक ना, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। तो देखो कितनी विविधता है इसमें। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। सभी करते हैं ये काम। भाई आपका धर्म अलग होगा, कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, होते ही नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। उनका सबका त्यौहार अलग अलग होगा, बिल्कुल। लेकिन गहराई में सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह हैं। हम क्या हैं, भारतवासी, ठीक। चाहे हमें कितनी विविधता हो, पर हम क्या है, जब इस भारत से दूर, कहीं दूर दूसरे देश जाओगे तो आपसे पूछोगे कि आप कहाँ के हो, तो आप बस यही बोलोगे कि मैं भारत का वासी हूँ, ठीक है ना। क्या बोलोगे आप, आई एम ए इंडियन, ठीक है। ये बता रहा है वो। भारत के लोग विविध तरीकों से काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, 2 और तरीके लिखिए। प्रार्थना, इबादत, भक्ति गीत गाना, ठीक है ना। कोई अपने क्या इबादत करता है, इबादत कैसे करता है वो लिखना है आपको। शादी कैसे करते हैं, रजिस्ट्रार में अपन क्या करते हैं, हिंदू क्या करते हैं, हिंदू फेरे लेते हैं, 7 फेरे। ये क्या है, सबसे खतरनाक फेरे हैं ये 7 फेरे। खतरनाक तो बहुत हैं पर निभाना पड़ते हैं, क्या करें। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। साड़ी, मतलब जो अपन होते हैं, जो हिंदू होते हैं वो साड़ी पहनते हैं, सलवार सूट पहनते हैं, पहनते नहीं पहनते, पहनते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या होता है, मणिपुर में औरतों का फनेक, फनेक होता है, फनेक मतलब एक धोती टाइप में होती है, उसको पहनते हैं वो, बस उसको बोलते हैं फनेक। अभिवादन करने के अपन क्या करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। और झारखंड में क्या है, झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार कहना कहते हैं, जोहार। झारखंड में क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, जोहार। अपन तो क्या बोलते हैं, नमस्कार गुरुजी, नमस्कार बोलते हैं, नहीं तो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। पर जो झारखंड है ना, वहाँ पे क्या है, आदिवासी रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो जंगलों में क्या करते हैं, वो एक दूसरे का अभिवादन कैसे करते हैं, जोहार से। चावल पकाते हैं, मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना, ठीक है ना। कोई चावल दाल भात के संग खाता है, दाल भात,
जैसे पश्चिम बंगाल में जाओगे तो दाल भात भी मिलेगी आपको, ठीक है ना, ऐसे। तो ये लिस्ट आपको सबको बनानी है, ठीक है। अब देखो, अब ये पता लग गया कि भारत में विविधता कैसी कैसी है। अब हम विविधता को कैसे समझें, ठीक है। करीब दो सवा सवा 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें आप अगर आपने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, तो आप उसमें लिख रहा है कि जो जो लोग हैं, जब रेल या बस यात्रा ये नहीं थी, तब भी लोग एक भाग से दूसरे भाग की तरफ यात्रा करते थे। क्यों यात्रा करते? काम की तलाश में यात्रा करते थे, हैं। और कोई तो मतलब रोमांच के लिए जाता था, तो रोमांच मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। ऐसे कर अलग अलग तरीके से यात्रा करते। कोई युद्ध के लिए यात्रा करता था, सेनाएं थी, कोई युद्ध के लिए यात्रा करती थी, ऐसे ही। वे पानी के जहाज़ों में, घोड़ों या ऊँटों में बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर जाते थे, ठीक है। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्यों यात्रा की जाती थी? ज़मीन की तलाश में, कि नई ज़मीन मिल जाए बसने के लिए, या फिर व्यापार के लिए, ये अपना सामान है, अपना सामान बेचने के लिए आपको यात्रा करते हैं। आज भी करते हैं यात्रा ऐसे ही, ठीक है। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए कई लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर पर छोड़ देते थे। तो ये सभी कारण थे जिनसे क्या अपन यात्रा करते थे। भाई आपको कहीं मतलब बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो वहीं बाढ़ में तो रह नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, अपन को पलायन करना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है ना। ऐसे ही कभी युद्ध हो गया, तो युद्ध करने से क्या होगा, ये घर बार छोड़ देते हैं, फिर क्योंकि भाई युद्ध में सैनिक आएंगे, वो लूट लेंगे अपन को। इसलिए लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं, तो उनके रहने सहने में थोड़ा बदलाव आ जाता है, ठीक है? देखो, जब भी आप जैसे अपने घर पे रह रहे हो, ठीक है, अब जब अपने घर पे रहते हो, कैसे भी रहते हो, खान पीन आपका बढ़िया है, बिल्कुल है। सुबह गाँव में रहते हो, जैसे गाँव में रहने वाले लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, सुबह मतलब कलेऊ करते हैं, ठीक है, छाछ रावड़ी होती है, उसको पीते हैं मस्त। और आप हल खेती का ट्रैक्टर लिया और चल दिए खेतों पर, ठीक है ना। अब ऐसे ही तो उनका जीवन शैली कैसी है, अलग है। अब ऐसे शहर में आ गए, तो शहर में क्या मिलेगा आपको, ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, वो सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट। और जो वो होते हैं गाँव में क्या बोलते हैं, कलेऊ। तो देखो भाषा में अंतर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो ऐसे ही वो क्या करेंगे, वो ब्रेड लेंगे, ब्रेड पे क्या जैम लगाएंगे, किसान केचप लगाएंगे, सॉस लगाएंगे उस पर, उस ब्रेड को खाएंगे और दूध पीएंगे, ठीक है। तो उनका देखो खान पान कितना अंतर हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो कुछ चीज़ें वे नई जगह जगह की अपना लेते हैं, तो क्या अपना, जैसे आप क्या है, दोनों गांव का रहन सहन अलग है और शहर का रहन सहन अलग है। अब कोई बच्चा है, जैसे आप हैं, आप जब शहर में जाते हो, तो आप क्या, आपको दाल छाछ राबड़ी वो तो मिलेगी नहीं, वो तो मिलेगी नहीं आपको। तो वही मिलेंगे, तो आपको ब्रेड मिलेगा, और ब्रेड पे आपको किसान केचप लगा के खाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वही नाश्ता है, ठीक है ना। तो क्या आप क्या उसको भी खाने लग जाते हो। तो यही बता रहा है, तो कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते हैं, और कुछ कुछ चीज़ों में वो पुराने डरने पर ही चलते रहते हैं। मतलब कुछ दिनों तो खा लिया, पर जब मान लो कहीं आपको ढकेल मिल गई छाछ रावड़ी की, तो अब 100% है कि छाछ रावड़ी पियोगे पियोगे, क्योंकि वो आपकी आदत है, ठीक है ना, आपकी आदत से बाज नहीं आओगे, ठीक है ना। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए पुराने का मिश्रण होता रहता है। जैसे देखो कि जैसे अपन घर में तो क्या है, ऐसे उल्टा सीधा बोल देते हैं, पर जैसे कोई मेहमान आया, ठीक है, तो अब क्या है, सबसे आप करके बोलने लग जाते हो, तमीज़ आ जाती है। इतना ऐसा लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा तमीज़ तो इसी लड़के में है, और तो सब ऐसे ही हैं, ठीक है ना। तो यही है। तो उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है, और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है, समझे। तो क्या है, जब एक संस्कृति से अपन दूसरी संस्कृति में जाने ना, पहनावा धर्म अपनाते हैं, तो क्या है, आदान प्रदान होता है अपनी संस्कृति का। जैसे आपने कोई उत्तर भारत का रहने वाला है, तो क्या है, वो धोती जो होता है लुंगी, वो तो पहनेगा नहीं, तो लुंगी कहाँ पहनेंगे, दक्षिण में पहनेंगे, ठीक है ना।
तो क्या है, कभी कभी अपन लुंगी, जब अपन दक्षिण में जाएंगे रहने के लिए, मान लो कुछ काम पड़ गया अपन को, आपको अगर स्टडी करनी पड़ी है, जैसे आपको कोई सिलेक्शन हो जाता है आगे चल के बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो सभी बड़ी कंपनियां दक्षिण में, तो आप दक्षिण में जाओगे, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु रहेगी साइड, केरल में, तो आपको क्या लुंगी पहननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ का संस्कृति है। तो ऐसे ही कोई अगर तमिल वाला आएगा उत्तर भारत, तो उसको क्या है शर्ट पहननी पड़ेगी, पैंट पहनना पड़ेगा, ठीक है? वो ज़्यादा लुंगी में नहीं रह सकता। तो इससे क्या हुआ कि एक संस्कृति का पहनावा दूसरी संस्कृति के आदान प्रदान हुआ, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है, ठीक है। अब देखो, अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। तो इस तरह से कई अपने क्षेत्र में विशेष इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ये बोल रहा है मतलब अलग अलग संस्कृति है ना, जैसे किस तरह विभिन्न संस्कृति प्रभावों ने वहाँ के, मतलब कोई संस्कृति थी वहाँ पे जाके आ गई दूसरी संस्कृति, तो क्या मिली जुली संस्कृति बन गया भी है, तो क्या उनका इतिहास भी अलग होगा संस्कृति का। ठीक उसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, भौगोलिक आधार पर अभी भिन्न विविधता को बता रहा है। जैसे तो मान लो कोई पर्वतों पे जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, पहाड़ियाँ, उनको बोलते हैं पहाड़ी लोग, ठीक है ना। जो हिमाचल जम्मू उत्तराखंड में रहते हैं उनको बोलते हैं क्या, पहाड़ी लोग। और जो गंगा के मैदानों यहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं मैदानी लोग, ठीक है ना। तो उनमें क्या है, दोनों में क्या सामंजस्य बैठाते हैं, ठीक है ना। तो उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए एक समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फर्क है, ठीक है ना। भाई पहाड़ी इलाके होंगे तो वहाँ पे क्या होगी, थोड़ी सी ठंड बढ़ती है। पहाड़ी इलाकों में क्या, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना अपन, तो क्या ठंड बढ़ती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या ठंड होगी। वहीं यहाँ पे जैसे समुद्र के किनारे पर तट पे जाएंगे तो वह वहाँ पे क्या है, आर्द्रता रहेगी, मतलब नमी सी रहेगी, ठीक है। तो वहाँ पे वहाँ के कपड़े कैसे पहनेंगे अपन, बिल्कुल मतलब कंबल वम्बल ओढ़ के सब चीज़ वैसे रहेंगे बिल्कुल। और समुद्र पे रहेंगे तो अपन क्या चड्डी बुनियाने में चले जाएंगे नहाने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे तो बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपने सब्जियां अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों की लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। अब देखो, गांव में तो क्या है, अपन को सब चीज़ मिल जाती है, सब्जी भी मिल जाती है खेतों से। पर शहर में क्या मिलती है, शहर में तो क्या एक छोटा सा ऐसा होता है, एक ऐसा छोटा सा एरिया है, वहाँ पे क्या बिल्डिंग होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगी। तो यहाँ पे जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी तो यहाँ पे तो खेती करने के लिए तो जगह ही नहीं होगी, तो अनाज कहाँ से आएगा, तो अनाज कहाँ से आएगा। यहाँ पे इन शहरों के पास छोटे छोटे गांव होते हैं ऐसे, इन शहरों के पास छोटे छोटे गांव होते हैं ऐसे, ठीक है ना। अभी शहर क्या करते हैं, ये छोटे छोटे गांव हैं, इनसे क्या है, यहाँ पे बाजार में आता है माल, सब्जी अब देखो कि आप सब्जी उगाते हो तो क्या मंडी में ले जाते हो, लाते हो नहीं जाते हो, ऐसे ही। तो यहाँ से क्या है, अपन को इन शहर वालों क्या है, सब्जियाँ मिल जाएंगी बाजार से, ठीक है। अब देखिए, आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र में की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ये बता रहा है कि मतलब किसी भी चीज़ पे विविधता है तो दो कारक हैं उसके विविधता के, कौन कौन से, एक तो ऐतिहासिक कारक और एक भौगोलिक कारक, ठीक है ना। तो उनसे इन दोनों कारक हैं, उनसे क्या असर पड़ेगा किसी चीज़ पर, ठीक है ना। एक तो उसने लिया लद्दाख को उदाहरण जो जम्मू कश्मीर में, और एक लिया केरल का उदाहरण जो कहाँ भारत के दक्षिण में, ठीक है। अब देखो ये क्या है, लद्दाख है, ये देखो लद्दाख है, ठंडा है बिल्कुल, ये ठंडा, जाना आप घूमने इसमें, ठीक है ना। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ
मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा नक्शा बना देता हूँ, थोड़ा पेन से मुझसे ऐसे बनाया थोड़ा सा। ये क्या है? लद्दाख। यहाँ पे क्या है? लद्दाख। और ये क्या है? तिब्बत। अरे यार, ये क्या है? तिब्बत। ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है? रास्ते हैं, घाटियाँ हैं। तो लद्दाख से तिब्बत को जाने के रास्ते हैं थोड़े बहुत। ठीक? और यहाँ से क्या है? यहाँ से मध्य एशिया में, यहाँ से भी जा सकते हैं आप ऐसे करके, यहाँ से ऊपर। ये क्या है? ऊपर एशिया, मध्य एशिया इसको बोलते हैं, मध्य एशिया। क्योंकि भारत क्या है? एशिया का हिस्सा है। ठीक है ना। जो मध्य एशिया में क्या है, जैसे कजाकिस्तान ये हुए, कजाकिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, ऐसे देश आते हैं। ठीक है ना। चीन का हिस्सा आता है थोड़ा बहुत, तो इनको क्या बोलते हैं? मध्य एशिया लोग। तो ये बोल रहा है कि लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले, मध्य एशिया के मतलब काफिले होते हैं ना, यहाँ पे काफिले उस इलाके में पहुँचते थे। मतलब कुछ ही मान लो यहाँ पे लद्दाख में कुछ आपने काम किया और मतलब सामान बनाया अपन ने, तो अपन को बेचना होगा, तो कहाँ जाएंगे अपन? क्या यहाँ पे दर्रे होंगे, मतलब घाटियाँ होंगी, तो घाटियों से होकर अपन क्या है? मध्य एशिया पहुँच जाएंगे। यहाँ पे उनको क्या अपन बेच देंगे। ठीक है ना। तो काफिले चलते हैं एक साथ, मतलब कई लोगों का समूह होता है, उसे कहते हैं काफिले। तो क्या क्या ले जाते थे अपने संग? अपने संग ले जाते थे, क्या ले जाते थे अपने संग? मसाला ले जाते थे, कच्चा रेशम होता था वो ले जाते थे, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते और थोड़ा अच्छा यहाँ से पढ़ना था ये, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। यहाँ से देखते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूरब में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। देखो मैंने आपको पढ़ाया था, ज्योग्राफी क्लास में पढ़ाया था, क्लास की में, जो मरुस्थल होते हैं, मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? रेगिस्तान। तो मरुस्थल क्या, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गर्म मरुस्थल, एक होता है ठंडा मरुस्थल। मरुस्थल का तात्पर्य होता है कि जहाँ पर वनस्पति का अभाव हो, मतलब यहाँ क्या पेड़ पौधे ना के बराबर हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? रेगिस्तान या मरुस्थल। तो क्या लद्दाख कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल। ठीक है। तो क्या है? रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इसी क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग जाते हैं। पीने के लिए, पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। देखो कितना जीवन कठिन है यहाँ पे, बर्फ की बर्फ जमी तो पानी पीने के लिए भी नहीं है इनके पास, तो क्या उसको पानी गर्मी का महीने में पिघलने का काम वो करते हैं, निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं। क्या पालते हैं? बकरी, जिसे क्या बोलते हैं? पश्मीना ऊन मिलती है। ये पश्मीना ऊन होती है ना, इसका एक क्वेश्चन बहुत बार आएगा आपकी, मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी जी है ना अपने, तो इस पश्मीना शॉल की, जो पश्मीना ऊन है उसकी शॉल को ओढ़ते हैं। ठीक है ना। बहुत महंगी बिकती है ये, यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इसे ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। ये महंगी, एक बार तो ये क्या महंगी क्यों है? महंगी इसलिए क्योंकि जो वहाँ पे जो बकरी है ना, जो लद्दाख में जो बकरी पाई जाती है, केवल जो पश्मीना नाम की बकरी है उससे ही प्राप्त होती है। ये ऊन है, पश्मीना ऊन उससे ही प्राप्त होती है, और ये कहाँ पाई जाएंगी? केवल लद्दाख में। तो लद्दाख वाले लोग क्या करेंगे? इस पश्मीना ऊन को, ऊन से क्या बनेंगे? शॉल बनाएंगे। ठीक है ना। तो पश्मीना शॉल बन जाती है, जो क्या होती है? बहुत महंगी होती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ क्या खाएंगे भाई? दूध, जो बकरियाँ होंगी वो दूध देंगी, दूध से बनी हुई चीज़ें खाएंगी, जैसे मक्खन खाएंगी, चीज़ खाएंगी, मांस। और बकरियों को फिर जब मन करा तो उनको काट भी लिया। ठीक है ना। तो हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। याक होता है पहाड़ी बैल, पहाड़ी बैल बोलते हैं उसको, याक। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। भाई व्यापारी तो यहाँ आकर्षित होते हैं। देखो जो अपन ने पढ़ा था ना ऊपर, उसको देखो।
लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ की कई घाटियाँ जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने हाथ साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। अभी आगे देखते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। जो बौद्ध धर्म था ना, बौद्ध धर्म कहाँ पे था? ये था बिहार में, ठीक है ना। बिहार से होता हुआ था तिब्बत गया, तिब्बत से कहाँ पहुंचा? चीन तक पहुंच गया। ये मतलब बौद्ध धर्म अपना, ठीक है ना। पहले तिब्बत पहुंचा, फिर चीन पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तो लद्दाख में गानों, कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। अब देखो ये नाम आ गया केसर सागा। ये क्या है? एक ग्रंथ है, तिब्बत का ग्रंथ है, ठीक है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। अब देखो इसमें आपने जो ऊपर पढ़ा था, जो ऐतिहासिक जो वो थे, ऐतिहासिक काल के विजेता का, वो कैसे मतलब अपना प्रभाव डालता है। तो देखिए प्रभाव कैसे डाला कि इस्लाम तो यहाँ पे कब आया? 400 साल पहले, ठीक है ना। और जो इस्लाम आए थे और यहाँ पे क्या है? बौद्ध धर्म। तो दोनों तरह के धर्म आ गए यहाँ पे। एक तो बौद्ध धर्म भी आ गया यहाँ पे और एक इस्लाम धर्म भी आ गया। तो दोनों धर्म आए, तो ये दोनों धर्म क्या करें? अपने मिलकर केसर सागा जो लद्दाख में ग्रंथ है उस पर क्या है? दोनों धर्मों के लोग क्या है? नाटक खेलते हैं। नाटक खेलने का मतलब क्या है? नौटंकी करते हैं। नौटंकी मतलब क्या है? मतलब नाटक, मतलब बनाते, नाटक नहीं देखते हैं ऐसे, वो उनको बनाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो इससे पता लगा कि ऐतिहासिक कारक क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखो केरल की बात बता दिया, एक तो देख लिया हमने लद्दाख के बारे में। अब देखते हैं केरल के बारे में। केरल क्या है? केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से, ठीक है ना। देखो मैंने बताया ना, केरल कहाँ पे? केरल है यहाँ पे, ठीक है ना। केरल यहाँ पे, यहाँ तो अरब सागर है, यहाँ अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी और यहाँ नीचे हिंद महासागर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट है ये, ठीक है। तो ये क्या है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो ज्योग्राफी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी आपके लिए, ठीक है ना। तो इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते थे। तो ये पहाड़ियाँ क्यों फेमस है? ये प्रसिद्ध इसलिए हैं तो यहाँ पे क्या मिलते हैं? मसाले बनते हैं, काली मिर्च मिलती है, लौंग मिलते हैं, इलायची मिलती है, आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा आकर्षक बना। ठीक है, जो अंग्रेज थे ना, वो भी पहले केरल के लगी साइड पश्चिमी तट पर ही आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उनको क्या चाहिए था? मसाले चाहिए थे। देखो जो मसाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं? गर्म रखने का काम करते हैं शरीर को, ठीक है ना। अब क्या वो अंग्रेज आए थे, वो कहाँ से आए थे? इंग्लैंड में, इंग्लैंड से। अब वहाँ पे क्या सर्दी पड़ती है, ठीक है ना। तो वो क्या खाने में जो मसाले गिरते ना, तो क्या गर्मी सी महसूस होती थी, है ना। और उनका टेस्ट भी होता है ना, वो बहुत अलग होता है। तो मज़ा जब मसाले गिरते ना, तो बिल्कुल मज़ा आ जाता है उस सब्जी में। तो सबसे पहले अरबी आए, यहूदी व्यापारी केरल आए। सबसे पहले जो व्यापारी थे, कौन थे सबसे पहले व्यापारी? अरबी और यहूदी, अरब देश के थे, आए थे, और यहूदी आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए, ठीक है ना। ईसा मसीह के जो धर्मदूत हैं संत थॉमस, वो भी यहाँ पर आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अब भारत में देखो ईसाई धर्म कैसे आया, ठीक है ना। ईसाई धर्म कहाँ से आया? संत थॉमस। कौन लेके आया? संत थॉमस। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण व्यक्ति, आपको नाम याद रखने होंगे इनके। संत थॉमस, जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि ईसाई धर्म भारत में कैसे आया, मतलब धर्म लाने का से किसको जाता है, तो आप बोलना संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए।
इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन है? इब्न बतूता है महमूद गजनवी का नाम सुनोगे, ठीक है ना। महमूद गजनवी ने क्या किया, जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, उस पर 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है ना। उसको 17 बार लूटा था उस सोमनाथ मंदिर को। तो क्या महमूद गजनवी के साथ क्या है, ये आया था इब्न बतूता। ये क्या एक राइटर था, लेखक था। तो ये क्या यहीं बस गया थोड़ा सा। जब आता तो भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा करता था। इसकी किताब का नाम है किताब ए उल हिंद। किताब का नाम क्या है इसकी का? किताब ए उल हिंद, ठीक है ना। ये जो क्या, जो 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी, ठीक है ना। ये बता रहा है कि जो मुसलमान समुदाय था उसकी यहाँ पे क्या है, बहुत इज्जत थी। 700 पहले साल बता रहा है, ठीक है ना। देखो वास्को डी गामा, ठीक है ना। वास्को डी गामा कब आया? 1498, 1498 में आया। ये कौन था? ये भारत के मतलब इसमें कौन से थे, इसमें पश्चिमी तट पर आया था। तो नाम थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आप कल बता दूंगा इसको, आप बता देना। तो नाम भूल गया मैं, ये कौन से तट पर आया था। ये पश्चिमी तट पे आया था। चलो मैं बता दूंगा, फिर बाद में बता दूंगा इसको। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे, जो पुर्तगालियों यूरोप से भारत तक समुद्र का रास्ता जाना। तो मतलब अंग्रेज कैसे आए थे? तो अंग्रेजों से पहले कौन आया था? पुर्तगाली। पुर्तगाल के लोग थे पुर्तगाली। तो कौन था? वास्को डी गामा। तो सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा आया। कब आया? 1498 में पे यूरोप से भारत, इसने क्या समुद्री रास्ता खोजा, ठीक है ना। तो इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल हैं। तो देखो पहले तो कौन आए? पहले तो यहूदी आए, ठीक है ना। ईसाई पहले तो कौन आए? अरबी और यहूदी आए व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करने के थोड़े से यहूदी और अरबी यहाँ बस गए। फिर कौन आए? फिर ईसाई धर्म के आए, ठीक है ना। ईसाई धर्म के बाद कौन आया? फिर पुर्तगाली आ गए, ठीक है ना। फिर अंग्रेज आ गए उनसे। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे कई धर्मों के लोग आ गए। तो कई धर्मों के लोग आने से क्या हुआ कि यहाँ पे सभी धर्मों का मिश्रण हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी धर्म आके मिल गए। तो यहाँ पे क्या आपको सभी धर्मों के लोग मिल जाएंगे, ठीक है। अब चीन के व्यापारी भी केरल आए। जो चीन के व्यापारी हैं वो भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए वो जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हुबहू मिलते हैं। उन्हें चीना वाला कहते हैं। जो मछली पकड़ने के जाल होते हैं ना, जो केरल में जो समुद्र के किनारे, तो जो मछली पकड़ने का काम, जो जाल होते हैं वो कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। कौन लेके आए थे? चीनी व्यापारी। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे चीना पट्टी, जो चीनी के बर्तन होते हैं ना अपने, चीनी के बर्तनों में जैसे कप होते हैं अपने चीनी मिट्टी के, तो वो कहाँ से आए थे? वो भी चीन से ही आए थे। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, ठीक है ना। तो देखो भौगोलिक स्थिति भी होगी, क्योंकि वहाँ की जलवायु कैसी है भाई, जो मिट्टी है वो कैसे, चावल की खेती के लिए। तो एक बार तो अब ये तो ऊपर देख लिया अपन ने जो ऐतिहासिक, ठीक है ना, ऐतिहासिक देख लिया कि ऐतिहासिक स्तर पर मतलब भिन्नताएं कैसे आई भारत में, ठीक है। ये तो लद्दाख में आई। लद्दाख में तो भारत बौद्ध धर्म और मुसलमान आए थे, तो वहाँ पे ये दोनों मिलकर रहने लगे। ऐसे केरल में तो अंग्रेज आए, यहूदी आए, अरबी आए, चीनी आए और मुसलमान आए, सब के सब धर्म यहाँ पे रहने लगे, ठीक है ना। अब देखिए भौगोलिक स्तर पर कैसे भिन्नताएं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि लद्दाख तो क्या है, पहाड़ी इलाका है, घाटी वाला इलाका है, और केरल कैसा है? केरल समुद्री तट वाला इलाका है। तो वही हम देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं, ठीक है ना। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। एक तो समानता ये मिलेगी कि भाई जो इतिहास से दोनों ही क्षेत्र थे उनको दोनों इन्होंने, अरबों ने और चीनों ने, जो चीन के व्यक्ति हैं उन्होंने प्रभावित किया।
क्योंकि यहाँ व्यापार होता था एक दूसरे के जरिए। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनने व्यापारी को अपनी ओर खींचा। ठीक है, तो इन भौगोलिक स्थिति में जो भौगोलिक स्थिति थी, इसके कारण क्या हुआ कि जो व्यापारी ने इनकी ओर खींचते चले आए। लद्दाख की ओर क्यों खींचे व्यापारी, क्यों आए लद्दाख में व्यापारी, क्यों आए? क्योंकि पश्मीना बकरी के कारण आए। क्योंकि पश्मीना बकरी कहाँ मिलेगी? लद्दाख में मिलेगी, और पश्मीना बकरी से क्या मिलता है, बनता है पश्मीना शॉल। ऐसे ही जब उनको मसाले की ज़रूरत थी तो मसाले की तरफ कहाँ से आए, तो वो केरल के पास आ गए मसाले के लेने के लिए। ठीक है ना, तो ऐसे करके पूरे भारत में फैलते चले गए। तो व्यापार से ही सब कुछ फैला। तो इस तरह पता चलता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। तो हमने जान लिया कि कैसे मतलब एक संस्कृति का मतलब उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता होता है। ठीक है ना, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। भाई अपन भी यात्रा करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा ही उद्देश्य क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक है ना, जैसे संस्कृतियों का मिश्रण होता है। ठीक है, जब भी आप उत्तर भारत से दक्षिण में जाओगे काम करने के लिए, कुछ के लिए यात्रा करने के लिए, तो आप में उसकी मतलब उत्तर भारत जो दक्षिण भारत की संस्कृति है वो आप में आ जाएंगी। ठीक है ना, आएंगी कि नहीं आएंगी? ऐसे ही दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति उत्तर भारत में आएगा तो उसमें क्या उत्तर भारत की संस्कृति उसमें आ जाएंगी। ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। घुल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। खिलाफ मिलकर लड़ाई, ये क्या पहुंच गया अपन, नीचे भी है क्या? अच्छा, विविधता में एकता। अब देखो, इतनी विविधता होने के बाद भी भारत देश एकता कैसे? भारत की विविधता या अनेकता की को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जो विविधता है ना, यही हमें अनेक मतलब वो करती है, ताकत बनाने का स्रोत है ये। कैसे ताकत? यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, ये सब की सब क्या अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, समृद्ध बनाते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की कमियों को पता लगाते हैं और एक दूसरे की कमियों की पूर्ति करते हैं। ठीक है ना, जब जैसे देखो, जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है ना, आपने सुना होगा ना कि गांधी जी ने सबको साथ लेकर चला था। तो गांधी जी कैसे थे? ऐसे व्यक्ति, महान व्यक्ति थे जिन्होंने क्या सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। ठीक है ना, वो क्या सबको अपने साथ लेकर चलते थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम क्या है, क्या होता है? जो भारत की जो मतलब आज़ादी की लड़ाई है अंग्रेजों से, उसको बोलते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें क्या अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल हुए थे। कहीं पे किसान शामिल, कोई किसान शामिल होते, कहीं महिलाएं शामिल हुई थी। ठीक है ना, कहीं आदिवासी शामिल हुए थे। सबकी सब एक, कई शहरी लोग, कई गाँव के लोग, सबकी सभी शामिल हुए थे। सब ने मिलकर आवाज़ उठाई, तब जाकर ये भारत आज़ाद हुआ है। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएँ। भाई अंग्रेज तो ये सोच रहे थे भाई इनमें एक दूसरे के मतलब एक दूसरे में इनमें कोई भी मतलब इन सब में क्या है, एकरूपता नहीं है, सभी सब लोग क्या अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो इनमें क्या फूट डाल सकते हैं अपन, मतलब जैसे किसी आपने बुराई कर दी, आपके जैसे आपके दो दोस्त हैं तो तीसरे दोस्त ने क्या है आपकी बुराई, उसकी चुगली उससे कर दी, उसकी चुगली उससे कर दी, तो क्या उनमें लड़ाई करवा दी। ये करना फूट डालना, उसे कहते हैं फूट डालना। पर ऐसा क्या है, जब अगर दोस्त अच्छा होता है ना तो उसको पता होता है कि भाई ये काम ये ऐसा नहीं करेगा, उसने बोला ही नहीं होगा ये काम, कहते ही नहीं कहते हैं। जो आपका अच्छा दोस्त होता है तो आप उसकी बात उसके बारे में आप बुराई भी सहन नहीं कर सकते। तो ऐसा ही उस टाइम पे हुआ था। ठीक है ना, तो अंग्रेजों ने खूब फूट डाली उनकी, और अब उनमें क्या है विविधता होने के कारण उन पर काम नहीं कर पाई। इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मतलब अंग्रेजों का फूट डालते रहेंगे और उनमें विविधता होने के साथ उनके फूट डालेंगे
तो ये मतलब लड़ते रहेंगे आपस में और हमसे लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और हम ऐसे इन पे राज करते चले जाएंगे। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। तो क्या जब अंग्रेजों के साथ हुए थे ना, लड़ाई लड़ी थी, तो सब क्या है, एक हो गए थे। देखो ये गीत है, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम कर आंसू बहा के जाना। तो इस कविता को क्या है, आपको पढ़ना है, पढ़ना है, इसको याद करना है आपको। जब भी आप 15 अगस्त होगी, 15 अगस्त आने वाला है, तो आप इसको याद करना और अपने मंच पर इसको बोलना, ठीक है ना। इतनी अच्छी कविता है, पढ़ना आप। अब देखो यह गीत जो ऊपर जो गीत था ना, ये कहाँ का, ये अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। मतलब क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है ना। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, 1919 में, 1919 का साल था। तो वहाँ पे क्या है, जलियांवाला जनरल डायर था, उसने क्या है, मतलब कुछ मेला हो रहा था, मेले में क्या है लोग वाग थे, तो उसने क्या है, जनरल डायर था, उसने क्या है अंधाधुंध गोलियाँ चला दी और वहाँ पे क्या है 1000-2000 मतलब कई हज़ार लोग मारे गए उसमें। तो उसी के याद में ये गीत गाया गया। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। अंग्रेजों मतलब क्या है, अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां चलाई जो मतलब उनके खिलाफ थी, ठीक है ना। जो मतलब एक रॉलेट एक्ट, ये मतलब एक नीति थी रॉलेट एक्ट। उसमें क्या होता था कि बिना दलील, बिना मतलब कोई वकील नहीं होता, ना कुछ होता था, बस आपको पकड़ा और जेल में डाल दिया। आपको कोई सुनवाई नहीं होगी, आपकी कोई कुछ नहीं होगा, बस आपको जैसे संदेह हुआ कि एक मतलब लड़ाई झगड़े करने वाला आदमी है, इसको पकड़ा और उसमें जेल में डाल दिया। तो ऐसी नीतियाँ थी, तो इस नीतियों के मतलब विरोध में ऐसे सभा चल रही थी, तो उस पर क्या उसमें जनरल डायर ने गोलियाँ चला दी। तो उसमें से बहुत लोगों की जानें गई, उसमें उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन शहीदों की याद में गाना गया। तो आप भी इसमें थोड़ा सा पढ़ना जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो इस जो कविता है ना, उसको याद करना और 15 अगस्त को सुनाना अच्छी से, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। जो आपको झंडा है ना, तिरंगा झंडा है, ये कब बना? ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पर ही बना, है ना। ये क्या एक प्रतीक बना दिया इसको, भाई ये भारत का ऐसा ऐसा झंडा होगा, तो क्या लड़ने के काम आया है। ये प्रतीक क्या है, सबको एक साथ, जो तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडे के अपने आप में सम्मान करते हैं, ठीक है ना। तिरंगे झंडे के नीचे क्या, पर सब एक ही समान है, सब क्या है, एक समान है तिरंगे झंडे के नीचे। कोई ना हिंदू है, ना धर्म में, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई मतलब अलग जाति का है, कोई भी नहीं है, सब एक समान है तिरंगे के नीचे, ठीक है ना। तो वही है, सारे बहुत लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, आपसे पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम क्या है, तो आप बोलना भारत की खोज है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखी थी, भारत की खोज नामक किताब लिखी थी। तो उन्होंने इसमें क्या लिखा, उसमें लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई कोई चीज़ नहीं है। भाई किसी ने मतलब जो भारतीय जो एकता है ना, ये मतलब इतनी विविधता होने के बाद भी सब लोग एक रह रहे हैं, ये किसी ने मतलब बाहर से बताया नहीं हमको, ठीक है ना, किसी ने नहीं बताया अपन को। तो आगे देखते हो क्या बोल रहे हैं, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। अपन क्या करते हैं, अपन जो विविधता में एकता करते हैं वो कैसे अपनाते हैं भाई, अपन क्या प्रयास करते हैं। आपने वो समीर वाली कहानी पढ़ी थी ना, उसमें क्या करते, वो समीर क्या करता, दोनों समीर क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे के मतलब वो प्रयास कर रहे थे एक दूसरे को जानने का, है ना। तो ऐसे ही अपन करते हैं, कोई ये बाहर से थोपते नहीं है, ये अपने अंदर की चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है।
वीरता को पहचानते हैं कि यार ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, तो इनका भी कल्याण करना चाहिए हम सभी को मिलकर, ठीक है ना। अगर मान लो कोई भी हम नीचे तबके का कोई व्यक्ति है, तो उसको क्या मुख्य धारा, समाज की जो मुख्य धारा है ना, तो उसमें लाना बहुत जरूरी हो गया। तो नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। तो देखो ये भी वर्ड आ गया अपना, तो अनेकता में एकता जो विचार था वो किसने दिया, वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने 2 चीज़ बताई थी अपन को इसमें। एक तो क्या बताया उन्होंने, एक तो किताब लिखी भारतीय खोज, और उसमें क्या लिखा, अनेकता में एकता के बारे में हमको बताया। अब देखो रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है, आपने सुना सुना होगा, जन गण मन, सुना है ना। तो ये क्या है, राष्ट्रगान है हमारा, राष्ट्रगान। ये राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसमें क्या है, भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है, भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। मतलब जैसे बोलता है कि जन गण मन अधिनायक जया रे, मैं इसको बोल नहीं सकता क्योंकि मैं बंद कमरे में हूँ, ठीक है ना। और आप जब बोलोगे ना, तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ऐसे तो क्या है, पूरे राज्यों का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। भौगोलिक स्थिति, पूरी भौगोलिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। जब आप पढ़ रहे हो इसको, राष्ट्रगान को, तो देखना उसको। तो देखिए ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसकी क्वेश्चन आंसर कर लेना। और सो थैंक यू, प्लस ये करना कि सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना, और शेयर करना और लाइक करना। तो थैंक यू दोस्तों।